तो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज का हमारा टॉपिक है आप बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों का ऐसा कहना है कि जुलाई में जो उनका एग्जाम होने वाला है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ रही है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले सेशन में हम क्या करेंगे। फर्स्ट वीडियो में केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट किसी बच्चे को और अच्छे से तैयारी करनी है तो हम आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल की बुक की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सॉल्यूशन को भी डालेंगे। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो पहले तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे दो एक्सेस हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये वाई डैश। ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा अच्छे से। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसका नाम है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, ये वाला है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसमें जब भी आप, ये आपका होता है ओरिजिन, है ना। इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जब भी आप एक्स एक्सिस पे जाते हो तो पहले जैसे आपको एक्स पे जाना है 1 2 3 4 समथिंग टाइप 1 2 3 4। तो अगर आपको पहले एक्स पे जाना होता है, जब आप लिखते हो कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना इन सब चीजों को, कोऑर्डिनेट जब आपको लिखना है कोऑर्डिनेट तो ये लिखा जाता है बेटा एक्स कॉमा वाई। इट मींस आपको पहले ट्रेवल करना है ऑन द एक्स एक्सिस देन बाई ए, ठीक है। और x का जो नेगेटिव होगा वो मिलेगा डैश पे और y का नेगेटिव मिलेगा बाई डैश पे। इसका मतलब है कि जो ये वाला है तो इस पे जब भी आप इस साइड में जाएंगे, इस ओरिजिन पॉइंट से आगे जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको सारी वैल्यू कैसी मिलेगी? यहाँ पे पॉजिटिव। व्हाट इट ना। तो x पे जा रहे हो तो पॉजिटिव और ऊपर y पे जाओगे तो अगेन पॉजिटिव। ये भी क्या है? सब पॉजिटिव। 1 2 3 4, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। इसका मतलब जो पहला वाला रहता है वो रहता है प्लस कॉमा प्लस। दूसरे में जब आप यहां आएंगे तो पहले आप x पे जाएंगे और x पे ये मिलेगा नेगेटिव -1 -2 -3। तो देखिए पहले आप x पे आ रहे हो तो नेगेटिव मिला, फिर आप y पे जा रहे हो तो पॉजिटिव मिला। इसका मतलब ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा वो होगा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। गॉट इट ना। थर्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट में पहले जाना होता है एक्स एक्सिस पे, फिर जाना होता है वाई पे। अगर एक्स नहीं है तो एक्स डैश पे जाओ, वाई नहीं है तो वाई डैश पे जाओ। सेकेंडरी जब आपको यहाँ आना है तो आप कहाँ आएंगे? पहले इस वाले पे, उसके बाद नीचे आएंगे। तो इस वाले में आप इस वाले एरिया को कब कवर कर पाएंगे? जब आप पहले ट्रेवल करेंगे इस एक्स डैश डायरेक्शन में, फिर ट्रेवल करेंगे वाई डैश डायरेक्शन में। तो ये वाला क्वाड्रेंट बेटा जब एक्स डैश में आएंगे तो नेगेटिव आएगा, वाई डैश में नीचे आएंगे तो अगेन नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3। तो ये भी नेगेटिव आएगा। इसलिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं? नेगेटिव। अब जब आप आएंगे फोर्थ में, तो फोर्थ में आने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा एक्स पे और फिर जाना पड़ेगा वाई पे। तो एक्स वाले पे आपको मिलता है पॉजिटिव, वाई पे मिलता है नेगेटिव। तो ये आपके कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्वाड्रेंट कितने हो गए? 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में आपको ऑलवेज ट्रेवल करना है एक्स पे, अगर एक्स नहीं है तो करना है एक्स डैश पे। आफ्टर दैट वाई एंड वाई डैश। तो पहले वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसको ध्यान रखना है। दूसरे वाले में पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तीसरे वाले में दोनों ही नेगेटिव है। चौथे वाले में पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, जैसे 2,3 है तो 2,3 दैट इज अ कोऑर्डिनेट। तो ये जो वैल्यू है ये है बेटा एक्स एक्सिस की, ये किसकी है? एक्स एक्सिस। और ये किसकी है? वाई एक्सिस। तो अगर आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं तो पहले आपको एक्स एक्सिस पे जाना है तो आपको 2 जाना है, मींस
बोथ आर पॉजिटिव, तो 2,3 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां बिलोंग करेंगे? फर्स्ट में, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। तो 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट होंगे। इसी में अगर मैं इसको -2,3 कर देता तो दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किस में आ जाता? सेकेंड में। क्यों आ जाता? क्योंकि पहला निगेटिव है, तो x पे आओगे तो नेगेटिव मिलेगा और y पे जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये वाला फर्स्ट है, मैं लिख देता हूं फिर भी। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये नॉट ओनली 10th क्लास, ये 9th के लिए भी यूजफुल है। दूसरा, अगर आप दोनों को ही निगेटिव कर देते हो तो x पे पहले आना है तो यहां रहोगे, y पे आना है तो यहां रहोगे। इट मींस इसके बीच में अगर आप आ जाओगे तो आपको मिलेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा मिलेगा? थर्ड। समझ गए? और लास्ट वन इज जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव, y नेगेटिव हो। तो 2 तो प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा। ये किस में जाएगा? फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये फोर्थ में क्योंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। दूसरा, जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो आपने लिख रखे हैं, इसमें जो x, y आता है, इसमें पहला वाला और दूसरा वाला, इन पहले वाले को क्या नाम देते हैं? एब्सिसा, और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट। और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, और दोनों मिलके क्या बना दिए? कोऑर्डिनेट। समझ आया? आगे देखते हैं कि जब हमें 2 पॉइंट दिए गए हो तो उनके बीच की डिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस पे आपका ये होमवर्क है, आप अपनी मर्जी से इसमें कोई 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों में दिए हैं, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, आप उनको करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उनके राइट सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा, इनके अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 2 पॉइंट अलग अलग दे रखे हैं और वो पॉइंट आपस में कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये बात हमें पता करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखते हैं। जैसे एक पॉइंट है, ये हमारा कोई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये हमारा बी है। अब इससे पॉइंट बी की ये डिस्टेंस कितनी है, ये बात आपको पता करनी है, कितने यूनिट है। तो ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है, इट मींस यहाँ कहीं आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 y1 और यहाँ दिए होंगे x2 y2। इसकी हेल्प से आप निकाल पाएंगे इसके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किसी भी डिस्टेंस पे रखे हों, उसकी कितनी डिस्टेंस है, एक्यूरेट डिस्टेंस बताना, मेजरमेंट करना, इस आइडेंटिटी का काम है। तो इस फार्मूले से, बट आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला फॉर्म कैसे हुआ। ये तो बता दिया ये डिस्टेंस का फार्मूला है, तो डिस्टेंस का फार्मूला बेटा यही क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या, ये x2 माइनस x1 क्यों है, y2 माइनस y1 यही क्यों आया, x2 माइनस x1 दिया तो x2 माइनस y1 क्यों नहीं दिया, या x2 माइनस y2 क्यों नहीं दिया। तो x का रिलेशन x के साथ कर दिया, y के साथ कर दिया, तो ऐसा क्यों किया, या जो ये आइडेंटिटी है तो ये क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते, इसके पीछे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आइए हम जानते हैं, बताते हैं हम आपको इसका सिग्निफिकेंस कि ये फार्मूला फॉर्म कैसे हुआ। ठीक है, तो एक आपका एक्सेस है, ये y है, ये x है। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से कोई एक नाम दे दो। नेमिंग जो फार्मूले फॉर्मेशन में एनसीईआरटी में उन्होंने जो नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं आपको उसी बीएफ पे करा दे रहा हूं जो कि इन्होंने दे दिए हैं। जैसे इसका ये सेंटर है, मतलब दोनों ओरिजिन पे कट कर दी, ये R है, ये S है,
इसका नाम t है और ये p है और ये q है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और ये वाला जो पॉइंट p है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 और y1। अब जो OR है, ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको बेटा लिया गया है x1 और OS यहाँ से और जो यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको नाम दिया गया है x2। अब जो आपका यहाँ पे SQ है, S और Q, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस SQ ले रखी है, ये हमारी y2 है और यहाँ से हमारी एक डिस्टेंस और है P और R। ये डिस्टेंस P से R की डिस्टेंस, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया गया है y1। ठीक है, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक तो आपको RS निकालना है और दूसरा आपको QT निकालना है। चेक करना है यहाँ पे, देखो अच्छे से। आपने ये x एक्सिस और y एक्सिस ले रखा है, ये वाला क्या है, जैसे आप ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये क्या, जैसे आप ऐसे देखो, ये आप एक्सिस बनाते हो ना, तो इस एक्सिस में ये वाला हटा दिया है बेटा, ये वाला हटा दिया, तो कुछ फिगर ऐसे ही तो दिखेगा। तो यही फिगर है हमारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब O से R की डिस्टेंस कितनी है? x1। O से S की डिस्टेंस कितनी है? x2। ऐसे ही T से S की डिस्टेंस कितनी है? y1। और Q से S की डिस्टेंस कितनी है? y2। हमें क्या चाहिए? अब बेटा हमें ये इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगानी है विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले तो ये चाहिए, हमें क्या चाहिए? PT। हमें क्या चाहिए? PT। अब P और T ये डिस्टेंस कितनी है ये आपको बात बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो देखो, अगर आपके पास, अच्छे से सुनना, टोटल दिया है, देखो मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहां से और यहां तक ये 10 है, समझ पा रहे हो ना? अगर ये टोटल कितनी है? 10 है, यहां तक क्या, ये यहां तक है, देखो ये कितनी दी हुई है बेटा? 10 यूनिट है ना। और मैं आपसे ये कहूं ये दे दी बेटा तुमको 8 यूनिट, तो जो यहां से और यहां तक ये कितनी है? 8 यूनिट। तो ये कितनी हो गई? 2। समझ, देखो टोटल 10 है, ये कितनी है? 10 और ये कितनी है? 8। तो ये कितनी हो गई? क्या किया? माइनस किया ना। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो टोटल डिस्टेंस क्या है ये बेटा? ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या है? x2 है ना। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? x1। तो टोटल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो यहां से ये वाली डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो कितनी हो गई? x2 माइनस। वेरी गुड। तो जो बेटा ये वाला पार्ट है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो R और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो मैं डार्क कर पा रहा हूं, ये कितनी हो गई? ये हो गई बेटा आपकी x2 माइनस x। आपको समझ आया नहीं? सेम यहां देखो, ये टोटल कितनी है? y2 और ये कितनी है? y1। अगर मुझे केवल QT चाहिए, तो QT को लिखने का तरीका क्या है? Q और T, तो टोटल क्या है? QS माइनस ST है ना। तो आपको अगर RS निकालना है, RS क्या आपको निकालना है? QT। तो देखो बेटा QT कैसे निकालोगे? टोटल क्या है? SQ, इसमें से क्या माइनस कर दें? ST। समझ पा रहे हो? और SQ कितनी है? y2 और ST कितना है? S और T, ये रहा S और ये रहा T, कितना है? y1। समझ पा रहे हो? तो ये डिस्टेंस आपने ये वाली डिस्टेंस निकाल दी। अब इस फिगर को मैं एक साइड से अलग से बना के आपको दिखाता हूं, जिससे कि आप गड़बड़ ना करें कुछ। ये डिस्टेंस कितनी निकाल दी तुमने? y2 माइनस y1। समझ गए? और ये कितनी निकाल रखी है? x2 माइनस x1। इनमें अपनी मर्जी से नेमिंग कर लो, इसको P ले लो, इसको T ले लो, इसको Q ले लो, लगाना पाइथागोरस थ्योरम। देखो समझ आया? अब इसको मैं वन टाइम इसको अभी एक बार और रिपीट करूंगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब यहां देखो PQ को ऐसे ही रखा, होल स्क्वायर। PT कितना है? PT मतलब ये
तो ये कितना है बेटा x2 माइनस x1, और यहाँ क्या होता है प्लस qt कितना है y2 माइनस y1। ठीक है, इस पे क्या है स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो सामने वाले पे रूट आएगा। आया ना समझ? तो ऐसे बना है डिस्टेंस फार्मूला जिसे हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं। अब ये फार्मूला कैसे बना, ये तो हम डायरेक्ट यूज करते थे ना, अभी तक तो हमें ये पता था 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो हमें ये मालूम था ये फार्मूला लगा दो और डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, टू इजी, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, एक बार आइए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस को x2 लिया है, इस वाले को x1 लिया है, टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी rs। तो rs हमने क्या किया, x2 में से x1 माइनस कर दिया, rs मिल गया। तो rs का मतलब है जो rs होगा वही तो pt होगा, है ना, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस सेम है। तो ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो गई x2 माइनस x1, और ये क्या हो गई बेटा y2 माइनस y1। अब कैसे, टोटल है y2 और ये है y1, तो टोटल y2 में y1 माइनस कर दो तो ये वाली मिल जाएगी जिसको हमने अलग से यहां दिखाया है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और ये फॉर्मेट आपका बन के आ गया। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है आइडेंटिटी का। और अब इस पे हम एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे सपोज देखो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज 1,2 है और इसके 3,4 है। ये बताइए जो पॉइंट ए है ये बी से कितनी दूरी पे है, कितनी डिस्टेंस पे है, तो हमें बेटा ये डी बतानी है। अब हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ए बी चाहिए ना आपको, ठीक है, देखो ए बी चाहिए तो ए बी क्या लिखोगे, रूट ऑफ, इसको क्या मान ले बेटा x1 और इसको x2 और y2। तो आइडेंटिटी अभी मैंने प्रूफ कर दी है, x2 माइनस x1, x2 कितना है उसमें 3 माइनस 1, वेरी गुड, होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा रूट 8, और 8 को बेटा क्या लिखोगे 4 इंटू 2, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 रूट 2 यूनिट, यूनिट जरूर लिखना, समझ गए। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी 2 रूट 2 यूनिट। यूनिट मतलब आपने इसको जिसमें भी मेजरमेंट करना है, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, जो यूनिट यहाँ गिवन होगी वही यूनिट यहाँ आएगी। तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। ये इसका बेसिक था, ये इसका डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ आया होगा। इस बिहेव पे पढ़नी है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज, और इसमें एक दो कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी है उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कोलिनियर पॉइंट्स है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्या है बेसिक। अगर आपको ये सब समझ आया है और अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, मोस्टली जब भी कोई भी टीचर चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो सीधे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेशन किसी भी टॉपिक का मोस्टली टीचर्स नहीं कराते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन, फार्मूले का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उसी बीएफ पे तो फिर आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं इजीली। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको बोलेगा 3 पॉइंट दे दिए हैं आपको, कोई भी 3 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक बी के दिए और एक सी के दिए। अब कह रहा कि ये 3 पॉइंट हैं तो ये कोलिनियर हो सकते हैं। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक सारे पॉइंट एक ही पाथ में आ जाएं, एक ही लाइन पे आ जाते हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं कोलिनियर। जैसे एक ये कोई लाइन है बेटा, ये ए है, बी है और सी है, तो ए बी। अब देखो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसीलिए ये सब क्या माने जाएंगे, इनको क्या बोलेंगे कोलिनियर, है ना। तो कोलिनियर के लिए प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सारे पॉइंट एक ही पाथ में, एक ही स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। फिर तो ये
इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 180 होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी वही कोलिनियर है? नहीं, ट्रायंगल भी कोलिनियर हो सकता है। जैसे एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये सब जैसे 10th में इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल करते थे ना, उसी तरीके से। अब इनको, ये फ्लेक्सिबल है, सबको उठा के स्ट्रेट करो तो ये सब एक लाइन में दिखेंगे, ए बी सी सब एक जगह दिखेंगे। अगर ये एक ही लाइन पे, एक ही पाथ पे आ जा रहे हैं तो एक कोलिनियर। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एक ट्रायंगल में वो ट्रायंगल को फ्लेक्सिबल है, एक पाथ में आएगा या नहीं आएगा? कोई लॉजिक तो होगा उसके पीछे। यस, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, देखो बेटा डिस्टेंस, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस मतलब ए बी प्लस बी सी, इसे सॉल्व करें और ए सी के बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? कोलिनियर। अगर ए बी प्लस बी सी मतलब ए बी की डिस्टेंस, जैसे ये इसकी डिस्टेंस ए बी की और प्लस बी सी की, इसकी डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। समझ गए? दूसरा, अगर ये ट्रायंगल ही दिया हुआ है तो ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये 0 आ जाए तो भी पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स आपस में कैसे कोलिनियर हो सकते हैं? अगर ए बी प्लस बी सी का समेशन ए सी के बराबर आ जाए या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो ये हो जाएंगे कोलिनियर। और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको एक इसका एग्जांपल करा देता हूं जिससे कि आप अच्छे से इसे समझ सकें। एक्सरसाइज करेंगे हम थोड़ा सा बाद में, पहले देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो ये हमारे पास है आर डी शर्मा। अगर आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर तो आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके इसको जरूर परचेज करें। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। और लास्ट में आपको एग्जाम आइडिया है 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व जरूर करना है, तभी आप ला सकते हैं 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100। प्रूव दैट, अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि प्रूव दैट द पॉइंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं? -2, 5, 1, 0, 1 और 2, -3। इनको क्या कह रहा है? आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे कैसे हैं? कोलिनियर। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया। एक तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही उसका आंसर हिडन में छुपा होता है। अब जब यहाँ लिखा है प्रूव दैट तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जानते हैं अच्छे से कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आएगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया, अपनी कैलकुलेशन को रीचेक करिए। और जब प्रूव दैट दिया है तो 100% ए बी का समेशन, ए बी और बी सी का जो समेशन है वो ए सी के बराबर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा दे रखा है प्रूव दैट, है ना। अब तुम सोचो, सॉल्व तो कर दिया, ए बी भी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला और तुम्हारे आंसर इक्वल नहीं आया, इनका समीशन इक्वल नहीं आया, तो तुम डाल दोगे नीचे, क्या लिख दोगे? हेंस ए बी सी आर नॉट अ कोलिनियर। तो ये सब स्टेटमेंट बाद में लिखना है, आपको पहले चेक करना है, जो दिया गया है वो होना चाहिए। तो देखो मान लो आपके पास एक ए दिया हुआ है -2, 5, बी दिया हुआ है 0, 1 और सी दिया हुआ है 2, -3। अब देखो बेटा, जब आपको चाहिए ए बी तो आप क्या करने वाले हो? ए बी में रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको ए बी चाहिए तो ए बी में ये वाला x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। सोचो, खुद सोचो, पहले a आता है तो a का मतलब क्या है? -2, 5, तो ये क्या हो गया बेटा? x1 और y1। फिर b आता है तो 0, 1, तो ये क्या हो जाएगा? x2, y2। यहाँ क्या है? x2 माइनस x1। x2 कितना है बेटा? 0 -2, तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया?
2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो टोटल क्या मिल जाएगा? ए बी की वैल्यू मिल गई बेटा तुम्हें √20, और √20 को ब्रेक करना है जरा, 4 इंटू 5, 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का, तो 2√5 यूनिट। ए बी आ गया। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं ए बी के बाद बी सी। फिर से अगेन फार्मूला वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा BC में आपको क्या चाहिए? अब इसको हटा दो, C भी लिख दो। C कितना है? 2 कॉमा -3। तो देखो बेटा ये क्या होगा? x1 y1 और ये क्या होगा? x2 y2। तो पहले एक चीज और समझने की है, जब आप ए बी पढ़ रहे थे तो बी बाद में आता है इसीलिए x2 y2 था, लेकिन जब आप BC पढ़ेंगे तो बी पहले आएगा इसीलिए बी के कोऑर्डिनेट x1 और y1 होंगे। C बाद में आता है इसीलिए C के कोऑर्डिनेट x2 माइनस x2 y2 होंगे। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। तो BC में आप क्या लिखने वाले हो? x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस y2 माइनस y1, -3 में -1 करोगे तो कितना आएगा? -4 का स्क्वायर 16 है ना। तो ये भी कितना आ गया? 20। और फाइनली इसको भी लिख सकते हो 2√5 यूनिट। क्योंकि कैसे लिखा? क्योंकि 20 को लिखोगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 अगेन। तो देखो यहाँ भी 20 था तो 2√5 आया, ये भी 2√5 आ गया, BC आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पे AC। अब देखो बेटा AC अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले कौन आएगा? A। तो A के जो कोऑर्डिनेट है इनको क्या मानेंगे? x1, y1। फिर क्या आता है? C। तो 2, -3 इसको क्या मानेंगे? x2 और y2। तो ध्यान रखना है इन चीजों को, कैसे क्या कब क्या लेना है। अब हम चेक कर लेते हैं AC, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू कितना है? AC x2 क्या है? 2 माइनस 2 तो कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस y2 माइनस y1 ये 2 है, -3 -5 कितना हुआ? -8 और -8 का स्क्वायर 64। तो ये वाला बेटा कितना हो जाएगा? √80। और 80 को क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 5, 16। तो 16 किसका स्क्वायर है बेटा? 4 का। तो क्या बन जाएगा? 4√5। बट आपने ए बी निकाल दिया, BC निकाल दिया, AC निकाल दिया, बट आपको अभी ये नहीं पता ये कोलिनियर है या नहीं। तो चेक करो ये आइडेंटिटी में AB कितना है बेटा? 2√5। तो वेरी गुड, AB है 2√5। BC कितना है? 2√5। और आगे AC कितना है? 4√5। तो 2√5 कितना हो गया? 4√। और AC भी कितना है? इसका मतलब जो रिलेशन था AB प्लस BC इज इक्वल टू AC वो इक्वल आ गया। तो जो पॉइंट आपको ABC दिए हैं ABC ये कैसे होंगे? कोलिनियर, क्योंकि उन्होंने कोलिनियर की प्रॉपर्टी को होल्ड किया है। समझ गए ना? इन्हीं कोऑर्डिनेट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, जो कि 12th क्लास में भी इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है एरिया निकालने का, और कॉम्पिटेटिव लेवल में तो ये 9th से ही दिया है NTSC में। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट कोलिनियर है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, सारे पॉइंट एक ही रास्ते में इसीलिए कोलिनियर। वो ट्रायंगल फॉर्म में भी कोलिनियर हो सकते हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, या उनमें उनकी जो ये रिलेशन है साइड की लेंथ डिस्टेंस निकालने की, तो AB प्लस BC बराबर AC आ जाए तो ये भी कोलिनियर हो सकता है। हो सकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप समझ गए होंगे कि सारे टॉपिक पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा अपनी एक्सरसाइज। पहले NCERT का सॉल्यूशन और उसके बाद RD शर्मा के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हैं लास्ट 10 इयर्स के आसपास के, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको उनके राइट सोल्यूशन सबको चाहिए और अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरा, अगर मैं इसमें एक और फॉर्मेट की बात करूं तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन को कैसे घुमा के दे देता है,
जो क्वेश्चन को टर्न करा के देता है, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भी एक दो बता दे रहा हूं। जैसे ये मैंने वैसे जो एग्जांपल आपको दिया है ये एक्सरसाइज 6.2 है, जो कि आर डी शर्मा बुक है। आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 6.2, वहां से मैंने आपको ये इसके दो एक एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिनमें मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझा पा रहा हूँ। कोलिनियर के बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तो निकालना आपको आ ही गया। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट 10 यूनिट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट इज दिस इफ द एब्सिसा ऑफ द एंड इज 10, फाइंड द अदर एंड को। तो आपको देखो है क्या, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, बहुत स्लोली रीड आउट कर रहा हूं, इसको समझना। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज of 10 units and the coordinates of one end points are 2, -3. If the abscissa of the other end is 10, find the ordinate of the other end. तो इसका मतलब है कि एक लाइन है और बेटा इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये दे रहा है 10 यूनिट, ये हो गई 10 यूनिट। इसको ले लो बेटा ए और बी। अब साथ में एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3 और दूसरे में ये कह रहा है कि इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, एब्सिसा तो 10 है और ऑर्डिनेट आपको बताना है, तो इसको आप y ले लो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट में जो x एक्सिस होता है उसको एब्सिसा कहते हैं और जो y एक्सिस उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसने बोला कि एब्सिसा 10 है, ऑर्डिनेट बताना है, मींस x वाला 10 है, y आपको बताना है। अब निकालना जरा यहाँ डिस्टेंस, d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d कितना है बेटा 10, x2 माइनस x1, ये x1 है ये y1 है, तो इसको लिख लो x1 y1 और इसको कर दो x2 y2। तो x2 कितना 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 बेटा क्या होगा 8 प्लस y2 y माइनस, तो y और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रूट है यहाँ नहीं, तो यहाँ पे रूट कैसे रिप्लेस करोगे, इसके लिए एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों ओर जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही रख दो और जैसे ही इस पे स्क्वायर लगाओगे तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म। ठीक है ना, समझ गए। 10 का स्क्वायर 100 होता है बेटा 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6y। अब इसको एडजस्टमेंट करते हैं, हाँ यहाँ देखते हैं इधर इस साइड, 64 में ये ऐड कर दो तो 100, 9 4 13 73, इधर ले आओ माइनस का हो गया। देखो बेटा ये और ये नंबर है लाइक टर्म इसलिए ऐड कर दिए, 64 प्लस 9 73, इधर प्लस का है इक्वल के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y। समझ गए। अब यहाँ देखते हैं y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 27। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसके मिडिल टर्म फैक्टर करने हैं। तो ये तो सबको पता होगा, 9 3 जा, देखो 9 3 जा कितना होता है और 9 में से बेटा 3 माइनस कर दो 6, तो मल्टीपल 27 आना चाहिए, आ गया, और सब्ट्रैक्शन या एडिशन 6 आना चाहिए, आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया बेटा तो क्या बचेगा y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 9। अच्छा ये प्लस क्यों आया, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का था इसलिए प्लस हो गया और माइनस का था इसलिए प्लस हो गया। अब देखो ये और ये सेम होनी चाहिए अगर आपका आंसर ठीक है, तो फिर से ये कॉमन आ गया y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 9। दूसरा
y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3। तो जो इसके बाई एक्सिस जो ऑर्डिनेट इसने पूछा था, वो ऑर्डिनेट इसके क्या क्या पॉसिबल हैं? वो पॉसिबल है बेटा 3, -9, दोनों ही ऑर्डिनेट हो सकते हैं। ऑर्डिनेट जब भी आए तो समझ रहे हो ना, बाई एक्सिस, किसकी बात हो रही है? बाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा 3, -9, यहाँ पे क्या फिट कर सकते हैं हम? 3 भी और -9 भी, जिसकी वजह से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 यूनिट। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एक तो ये कि कोऑर्डिनेट दोनों डायरेक्ट दे दिए हों ए और बी के, फिर डिस्टेंस पूछ ले इस फार्मूले से। एक कोऑर्डिनेट के बीच में कोई वेरिएबल डाल दे, अगर वेरिएबल कोऑर्डिनेट के प्लेस पे कहीं कोई वेरिएबल अगर आ जाए तो समझ लेना उसके बीच की डिस्टेंस जरूर दी गई होगी, जैसे कि यहाँ। तो दूसरा फॉर्मेट इसका ये है, आपने समझ लिया है डिस्टेंस कैसे निकालना, उसका डेरिवेशन क्या है, और अगर कोई वेरिएबल बीच में आ जाए उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और साथ में अभी समझ लिया कोलिनियर पॉइंट्स कैसे क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। अब इसी तरीके से ये एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और आगे देखते हैं, जैसे अगर ये स्क्वायर आ जाए, ठीक है, अगर कहीं पे स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या जो भी रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है समझते हैं। चलिए बेसिक, इनको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार जल्दी से बेसिक बता देता हूं। देखो ये बेटा स्क्वायर है ABCD, तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड बराबर। तो अगर बेटा आप निकाल लो यहाँ AB, फिर निकाल दो BC, फिर निकाल दो CD, फिर निकाल दो AD, ये सब आपस में कैसे आएंगे? इक्वल। कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे, क्योंकि चारों साइड क्या है? बराबर। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा, जो यहाँ D होगी वही D तो ये होगी, तभी तो स्क्वायर होगा। अगर ये ज्यादा और ये कम है, इसका मतलब या तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई या फिर ये स्क्वायर नहीं है। तो जब आप इसको स्क्वायर बोल ही रहे हो, ठीक है, तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर हैं, तो AB की डिस्टेंस ही BC होगी और BC की डिस्टेंस ही CD होगी और CD की डिस्टेंस ही AD होगी। फिर चारों अगर डिस्टेंस इक्वल आ गई तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऐसा है क्या? एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर, अगर चारों बराबर हो गए तो वो हो सकता है रोम्बस हो जाए। ये भी तो है, रोम्बस में भी तो चारों साइड बराबर होती हैं, यस या नो, है ना। फिर कैसे कहोगे कि ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है? इसके लिए एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा आपको, इनका निकालना पड़ेगा बेटा डायगोनल। अगर डायगोनल की वैल्यू बराबर आ गई, दोनों डायगोनल स्क्वायर में कैसे होते हैं? तो देखो इन स्क्वायर जो डायगोनल है ना, वो बोथ, कौन से? बोथ डायगोनल्स जो यहां लिख दो इसको, बोथ को, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गए तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। समझ गए ना? मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए BD की, और वही वैल्यू किसकी मिलनी चाहिए? AC की, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे रहने चाहिए? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इनके ये हैं डायगोनल। तो डायगोनल अगर इक्वल है तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। बट इस वाले में देखना, इसमें ये बहुत बड़ा डायगोनल है और ये बहुत छोटा। तो अगर डायगोनल अनइक्वल आ गए, अगर जो BD है और AC के बराबर नहीं है, तो नाम क्या पड़ जाएगा उसका? रोम्बस। चारों साइड बराबर हैं बट डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर। चारों साइड बराबर हैं बट डायगोनल अनइक्वल है तो रोम्बस। ऐसे ही सेम रेक्टेंगल में, अगर ये रेक्टेंगल है, ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, अगर ये रेक्टेंगल है, पहले स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अगर ये देखो रेक्टेंगल है तो AB, तो देखो बेटा AB किसके बराबर आएगा? CD के, है ना, और AD किसके बराबर आ जाएगा? BC के। ये किसकी प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल, ये इसके बराबर होगी जबकि ये
इसके बराबर होगी। समझ पा रहे हैं नहीं? ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। बट रेक्टेंगल कैसे बोलोगे? अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है, बट पैरेललोग्राम में डायगोनल डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे अगर आप डायगोनल चेक करोगे इसके साथ साथ इसका AC तो किसके बराबर होगा? BD के। तो यहाँ जो डायगोनल होगा वो इक्वल आएगा। तो रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल आएगा, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब BC इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी और डायगोनल इक्वल होंगे। और अगर ये बन जाता है क्या पैरेललोग्राम, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो ABCD के बराबर होगा। और क्या होगा, फिर से लिख ही देता हूं, AB बराबर होना चाहिए CD के, साथ में AC बराबर होना चाहिए, AC नहीं AD बराबर होना चाहिए BC के, और जो डायगोनल हैं AC BD ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो आई होप आपको सारा बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज, इसलिए इस वीडियो को तो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए एक्सरसाइज में कैसे हैं क्वेश्चन और कैसे करना है उन्हें सॉल्व, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका सोल्यूशन है संदीप एजुकेशन हब। थैंक यू।